हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में, उसको डिटेल में आपको बताएंगे। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट का रसायन पढ़ना है, हमको केमिस्ट्री पढ़नी है। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो उनके लिए तो कार्बोहाइड्रेट की केवल केमिस्ट्री ही इसमें पढ़नी है। बाकी बायो वालों के लिए जूलॉजी में हमें बायो केमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, और यहाँ पे पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन पहले हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया, वो पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? नॉन रिड्यूसिंग में मेनली हमको पढ़ना है सुक्रोज। सुक्रोज जो है मीठी शर्करा, स्वीट शुगर जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में ही मेनली ये पूरी यूनिट है, ज़्यादातर उसी के बारे में पढ़ना है। देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर, इनका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुला स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरह से ग्लूकोज का अगर हम बनाए हैं तो C+OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें 2, 3, 4, 5 और 6 CH2OH। ठीक है, OH, H, OH, H और H, OH, OH, H। ये ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज का क्या है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इसके जो है इपीमर्स होते हैं, जो जैसे मैनोज है। पेंटोज की बात करेंगे तो उसमें ग्लूकोज का जो इपीमर होता है मैनोज होता है, इसके बारे में देखेंगे। म्यूटा रोटेशन, एनोमर्स, म्यूटा रोटेशन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म्स ऑफ म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन की क्रिया विधि के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फ्यूगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कन्फ्यूगरेशन का डिटरमाइन करेंगे। फिशर प्रूफ दिए थे, फिशर साइंटिस्ट है, इसका फिशर स्ट्रक्चर भी हमको हार्वर्ड प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ना रहता है, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, पता होगा, तो उसको भी हमको पढ़ना है। इसमें यही जो खुला हम हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन लगाए हैं, इन्हीं को हमको यहाँ पे प्लेस करना रहता है। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा डिटेल में। हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब यही जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसी में हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का। इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर का इंटर कन्वर्जन मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज में, इसी तरह से सुक्रोज से माल्टोज, माल्टोज से लैक्टोज, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लोबरी डी ब्रेन वान टेंसिटिन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट पढ़ना है शुगर का। स्टीपिंग अप और स्टीपिंग डाउन में, स्टीपिंग अप में किलियानी फिशर मेथड पढ़ना है, और स्टीपिंग डाउन में रफ्स एंड होल्स मेथड पढ़ना है। आप एल्डोज, कीटोज के नहीं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एल्डोज। और जिसमें यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट होता है, जैसे कि फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज जो होता है तो उसमें सब सेम रहता है जैसे ग्लूकोज में है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ सेकंड पोजीशन जो सेकंड कार्बन होता है, यहाँ पे C+O होता है, मतलब कीटोन ग्रुप आ जाता है। बाकी 6 कार्बन की शर्करा ये भी है, तो इसको बोलते हैं कीटोज और इसको एल्डोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोज होता है। तो केवल एल्डोज शुगर जो होती हैं उनकी हम स्टीपिंग डाउन और स्टीपिंग अप रिएक्शन देखेंगे। एंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोजेस, इसमें भी एल्डोज का पढ़ना है केवल। लिंकेज बिटवीन मोनोसेकेराइड, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है 2 मोनोसेकेराइड यूनिट में। बात करें अगर सुक्रोज की, तो सुक्रोज में एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की, तो वो दोनों किससे जुड़े होते हैं? एक लिंकेज के थ्रू, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। लिंकेज बिटवीन मोनोसेकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड, इसमें मेनली 3
डाइसैकेराइड पढ़ना है हमको। पहला सुक्रोज, जो कि इसमें दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज यूनिट होती हैं और लैक्टोज में एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम डिटेल में। सेकेंड यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स हैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें अमाइनो एसिड जो होते हैं अमीनो अम्ल, इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें ऑर्गेनिक आते हैं, ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, अलग अलग प्रकार के, और एसिडिक अमाइनो एसिड के आधार पे कौन कौन से एसिडिक हैं, कौन न्यूट्रल हैं, कौन बेसिक हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और ज्यूटर आयन फॉर्मेशन, ज्यूटर आयन का मतलब ऐसा अमाइनो एसिड या कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर देखना है और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि एक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है प्रोटीन का। जितनी भी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन जितने एंजाइम्स जितने भी हैं मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ही होते हैं। जो फंक्शनली एक्टिव अगर देखा जाए तो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। और क्वाटरनरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मेनली पाया जाता है, ठीक। तो इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, जो पेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन मेनली होते क्या है, बहुत सारे इस तरह से अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़कर बनाते हैं पेप्टाइड, और कई सारी पेप्टाइड चेन मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाती है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन। इसमें भी लिंकेज होंगे, इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, तब बताएंगे, अभी सिलेबस देखना है बस। डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, इसमें मेथड पढ़नी है, अलग अलग एडवांस मेथड होती है, एडवांस मेथड पढ़ेंगे जिसके थ्रू ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन से हम पता करते हैं कि जो अमाइनो एसिड है इसका जो एंड ग्रुप है वो एन टर्मिनल है या, जैसे कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कार्बन है और इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और इसमें एक R ग्रुप होता है, बाकी एक हाइड्रोजन होता है। ये R ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे R की जगह पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़ते जाएंगे और अमाइनो एसिड बदलते जाएंगे। बाकी ये जो है ये इतना सब में सेम रहता है, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें एंड टर्मिनल जो होता है उसमें एन है, मतलब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल वाले आते हैं, तो उसका हम अलग अलग प्रोसेस से डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जो एन टर्मिनल वाला है अमाइनो एसिड, इसमें DNFB ये इससे करवाते हैं इसकी रिएक्शन। इसका फुल नेम होता है डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन और एडवांस मेथड भी बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ सिंपल प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन है, सामान्य प्रोटीन, उनका संश्लेषण कैसे करेंगे हम, सिंथेसिस। प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, प्रोटीन को डीनेचर कैसे कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे, या कुछ ऐसे मतलब माइल्ड ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उनको एक्शन कराएंगे और उसको रीनेचुरेशन कराएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको हम पढ़ेंगे, किस तरह से एंजाइम्स एक्शन करते हैं। क्योंकि एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन का एक्शन या एंजाइम का एक्शन बात वही है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम का जो एक्शन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे पीएच है, पीएच अगर घटे बढ़ेगा तो एंजाइम का एक्शन अलग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग डाइजेशन अगर पढ़े होंगे कभी, तो डाइजेशन में क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है माउथ में, और अमाइलेज एंजाइम स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में। लेकिन वो जो माउथ का अमाइलेज है वो इंटेस्टाइन में वर्क नहीं करता है, और जो इंटेस्टाइन वाला माउथ में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह का पीएच डिफरेंट है। हर जगह हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखा जाए तो पीएच अलग अलग होता है। माउथ का लगभग 6.8 के अप्रोक्स होता है, और अगर स्टमक की बात करें तो 1.5 के अप्रोक्स रहता है, क्योंकि वहाँ जो पेप्सिन एंजाइम होता है तो वो 1.5 to 2 pH तक अच्छे से वर्क करता है।
और उसमें HCl का सिक्रेशन भी होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से जो पीएच का डिफरेंस होता है, डिफर करेगा पीएच, तो उसका जो है एंजाइम का एक्शन चेंज हो जाता है। और जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी इसको काफ़ी इफेक्ट करता है। और को एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम के बारे में पढ़ना है, कोफैक्टर एंड देयर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। को एंजाइम और कोफैक्टर का क्या इसमें यूज होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, इसको पढ़ना है। तो ये हमारी 2 यूनिट हैं और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। जो सेकंड सेमेस्टर है इस काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो आप लोगों को साथ साथ नोट करता रहना है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपके पास होना जरूरी है पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। अब हम आगे की यूनिट डिस्कस करते हैं। थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे DNA और RNA, न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इनसे मिलकर बना होता है नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है ये, और पेंटोस शर्करा, ये सारी चीज़ें उसकी केमिस्ट्री पढ़ना है। मेनली एडेनिन है, गुआनिन है और थाइमिन है, साइटोसिन, इसका स्ट्रक्चर देखना है ओनली कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला होता है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA की सिंथेसिस, संश्लेषण, रिप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये सब पढ़ना है इसमें। तो मेनली हमको DNA और RNA पे पढ़ना है, और जेनेटिक कोड जो होते हैं त्रिक में होते हैं, ट्रिपलेट, उसको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो था उसको पढ़ेंगे, और RNA के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल रोल ऑफ DNA एंड RNA। फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें मेनली हमको मेडिसिन पे ये टॉपिक है पूरा, उसको पढ़ना है। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ठीक है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन, डेवलपमेंट, ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थियरी, इसमें क्या होता है जैसे कि जब ड्रग हम खाते हैं कोई भी, जैसे पैरासीटामोल खाएं तो वो बुखार की होती है, मेनली फीवर होता है हमको तो खाते हैं पैरासीटामोल, डोलोमेटासिन वगैरह वगैरह नाम से आती है बहुत सारी, और सर दर्द भी थोड़ा सा पेन किलर के जैसे भी काम करती है। तो उसका किस तरह से एक्शन होता है, हर एक मेडिसिन और ड्रग जो होती है, ड्रग के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। तो जब हम इसको खाते हैं तो वो बाइंड हो जाती है और उसी रिसेप्टर पे, फिर रिसेप्टर से कुछ इस तरह से स्टिमुलाई जाती है सेल के अंदर की, प्रोसेस उसके चेंज होने लगते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एक्शन होता है, उसको पढ़ना है। और बहुत सारे ड्रग्स के लिए एक्शन के लिए बायोमोलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं, प्रोटीन और एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, उसके थ्रू वो काम कर पाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ना है। स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मोलिक्यूल, ठीक है। बाइंडिंग रोल ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जैसे कि एनाल्जेसिक एजेंट, एंटीपायरेटिक एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स में मेनली हमको क्लोरमफेनिकोल पढ़ना है, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, जुकाम वगैरह में, और एंटीबैक्टीरियल ही है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है इसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट, जिसमें सल्फोनेमाइड आती है, जिनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, सल्फोनेमाइड है, और सल्फेन इथोक्साजोल, ये जो तीनों लिखे हुए हैं, सल्फान एसिटामाइड, सल्फोनेमाइड्स और सल्फान इथोक्साजोल, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सल्फा ड्रग बोलते हैं, ठीक है। इसमें सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं, इसमें सल्फर भी पाया जाता है। एंटीवायरल एजेंट्स जो हैं इसमें एसिक्लोविर पढ़ना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उस पर इफेक्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं, जैसे इसमें डाइजीपाम वगैरह आती हैं, ठीक है, फिनोबार्बिटोल,
और डायजेपाम, ये दो ऐसे ड्रग हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। कार्डियोवेस्कुलर मतलब जो हमारे हार्ट से और हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो ड्रग होती हैं उसको पढ़ना है। ग्लिसरेल ट्रिनिटरेट, HIV मतलब एड्स, ड्रग वाले में अगर एड्स की बात ना हो तो फिर तो ड्रग वाला पार्ट ही किसी काम का नहीं। तो इसमें इससे जो रिलेटिव होती हैं HIV एड्स से रिलेटिव ड्रग्स, AZT मेनली इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग अभी तक रिसर्च नहीं हुई है इनकी, ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक काम चलाते हैं, कंट्रोल करती हैं HIV वायरस को। तो इसमें हम जिडोविडीन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी 4 यूनिट हो गई, 4th यूनिट हो गई। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर 5th यूनिट बताते हैं आपको, अगले की यूनिट आगे की किसमें क्या पढ़ना है हमको मेनली। यूनिट 5 में हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में डिफिनेशन ऑफ स्पेस लेटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, इसमें 3 लॉ पढ़ना है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, जो इंटरफेसियल एंगल, इसमें मेनली यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स, लॉ ऑफ सिमेट्री पढ़ना है। आसान चीजें हैं। एक्स-रे डिफरेंशिएशन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन पढ़ना है। और इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड का पाउडर मेथड के थ्रू डिटर्मिनेशन करना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। अगली यूनिट जो है 6th, इसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें पॉलीमर्स का पूरा पोस्टमार्टम करना है। मोनोमर्स क्या होते हैं, ओलिगोमर्स और पॉलीमर्स, एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नेचुरल सिंथेटिक्स, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड, जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं नेटवर्क के बारे में। इसमें प्लास्टिक पढ़ना है। एलास्टोमर्स, फाइबर्स जिसमें नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पढ़ना है। होमोपॉलीमर जो कि एक ही प्रकार के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कोपॉलीमर्स, बाइंडिंग इन पॉलीमर्स, किस तरह से बाइंड करते हैं, इसमें जो फोर्सेस लगती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस इन पॉलीमर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव एनर्जी एंड डीकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। इसमें 2 मेथड हैं, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। अगला इसमें टॉपिक विस्कोसिटी का है, लाइट स्कैटरिंग मेथड और क्रोमेटोग्राफी, ओस्मोमीटर एंड अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजिंग ये मेथड हैं जो कि डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर को। सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स, ये सारे टॉपिक वैसे 3rd ईयर के हैं, पहले 3rd ईयर में इसको पढ़ा जाता था। सिलिकॉन्स हैं, फॉस्फोजीन्स हैं और पॉलीमर्स, सॉलिड स्टेट, ये तीनों टॉपिक 3rd ईयर के रखे हुए हैं केमिस्ट्री के। इस बार चेंज हुआ है ना, तो इसमें सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स पढ़ना है। फॉस्फोजीन्स जो हैं, इसमें सिलिकॉन्स फॉस्फोजीन्स एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं। इनका नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्राइफॉस्फोजीन्स, ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में और पॉलीमर्स में पढ़ना है। पॉलीमर वाली यूनिट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी देर तक जो है चलेगी, काफ़ी टाइम तक लेक्चर इसके बहुत सारे लग जाएंगे। एक टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। 2 यूनिट और बची, उसको भी बता दूं। लास्ट के जो 2 यूनिट हैं, इसमें 7th है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। इससे पहले की यूनिट में हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे और इसमें पॉलीमराइजेशन की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म और काइनेटिक्स है, उसके बलगतिकी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें टेक्निक देखेंगे और मेथड जिससे पॉलीमराइजेशन होता है, जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस से, चेन ग्रोथ प्रोसेस है, फ्री रेडिकल मेथड के थ्रू, ठीक। तो ये सारे, और इसमें जिगलर नाटा प्रोसेस जो है पॉलीमराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन,
एडिशन वाले में मेनली ऐसे ही जुड़ जाएंगे, चेन ग्रोथ वाले में जैसे कि फ्री रेडिकल होता है उसी तरह से फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन है और आयोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% पूछा जाता है। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट होता है, उसको हम यूज करते हैं इसमें। एंड विनाइल पॉलीमर्स कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलिएस्टर के जो कपड़े बनते हैं उसको पढ़ना है। पॉलीअमाइड फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन्स, एपोक्सी रेजिन्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। लास्ट जो 8th यूनिट है इसमें सिंथेटिक डाइज जो संश्लेषित रंजक हैं, कलर होते हैं जो रंग होते हैं उसके बारे में। कलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ओनली हमको देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, कितने प्रकार के होती हैं डाई, ठीक है, डाई को पढ़ना है। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज आप लोग पढ़े होंगे, रंजक है, डाई है। और कॉन्गो रेड भी नाम सुने होंगे। मैलेकेट ग्रीन, क्रिस्टल वाइडेट, फिनोल्फथेलिन, फ्लोरेसेंस और एलिजारिन इंडिगो, इंडिगो भी आप सब लोग जानते होंगे। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बस देख लिए बुक और काम चल जाएगा, कुछ नहीं काम चलने वाला। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा आसान था, उसमें चीज़ें पढ़ी हुई थी, पहले 11th 12th में आप पढ़ चुके थे वो चीज़ें, रिएक्शन वगैरह। लेकिन ये पूरा न्यू टॉपिक है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।